हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंप्लीफाइड। और आज सिंप्लीफाई करेंगे इथेनॉल क्या है, इथेनॉल की ब्लेंडिंग क्या है, और अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया बाय चांस, ठीक है, कि इसके चैलेंजेस क्या हैं, ठीक है, और इसके वे फॉरवर्ड क्या है, तो आपको वो भी आप लिख पाएंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं इसको और देखते हैं क्या है। तो भाई ये न्यूज में क्यों आया, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि इंडिया ने टारगेट अचीव कर लिया है 10% शुगर केन एक्सट्रैक्टेड इथेनॉल को पेट्रोल में ब्लेंड करने का शेड्यूल से पहले। ठीक है, और ये मेरे बारे में है, आप पढ़ सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज इथेनॉल। तो इथेनॉल जो है सारे बायोफ्यूल्स में सबसे मेन प्रिंसिपल और हेड बायोफ्यूल है, कुछ भी कह लीजिए आप। ठीक है, बायोफ्यूल्स क्या है ये अभी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। उससे पहले पहले इथेनॉल देख लेते हैं यहाँ पे। और ये बनता कैसे है, ये शुगर की जब फर्मेंटेशन होती है तब ये बनता है बाई ईस्ट। ठीक है, और दूसरा क्या तरीका है, इथाइलिन हाइड्रेशन, एक पेट्रोकेमिकल साइकिल है, उससे बनता है। ये तो होगी मैन्युफैक्चरिंग की बात। उसके बाद इसके जो एप्लीकेशन है वो एज अ जर्मिसाइड और एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है। ठीक है, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए भी यूज होता है। उसके बाद इसका ये केमिकल सॉल्वेंट की तरह भी यूज होता है जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का लेबोरेटरी में सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन और हाइड्रोजन वाले जो भी हैं। ठीक है, और साथ ही साथ अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स तो है ही। तो हमने क्या क्या देखा कि भाई इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे होती है, इथाइलिन हाइड्रेशन से होती है और फर्मेंटेशन से होती है, शुगर के फर्मेंटेशन से। और अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है ये सबसे इंपॉर्टेंट बात। ठीक है, और ये सबसे मेन जो है, जो बाकी जो भी बायोफ्यूल्स हैं उनमें सबसे प्रिंसिपल बायोफ्यूल है। अब बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, बायोफ्यूल्स जो फर्स्ट जनरेशन की जिनको हमने बोला है वो उनको बोला है जो हम फूड रिलेटेड सोर्स से जब हम बनाते हैं। ठीक है, सेकेंड जनरेशन उनको बोला है जब हम वुड से बना लें, चाहे हम जो है जो हार्वेस्ट रिमेन्स हैं उससे बना लें, या फिर जो जट्रोफा जो है उससे बना लें। तो नॉन फूड सोर्सेज से जो भी बायोफ्यूल्स बने, ठीक है, वो कहलाए सेकेंड जनरेशन। एल्गी की सिंथेसिस करके जो बने वो कहलाए थर्ड जनरेशन। ठीक है, और फोर्थ जनरेशन जो पूरी तरह केमिकली सिंथेसिस करके बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए आपके बायोफ्यूल्स। इथेनॉल के बारे में हमने जान ही लिया। ठीक है, ओवरऑल जो है बायोफ्यूल को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये एक क्लास ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है जो लिविंग मटेरियल से डराइव्ड है। किससे डराइव्ड है, लिविंग मटेरियल से। ठीक है, तो ये इससे डराइव्ड है। तो ये सारी बात हो गई इथेनॉल के बारे में। अब भाई क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई वी नीड एथेनॉल ब्लेंडिंग, क्यों चाहिए हमें एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब हमें ये तो पता है अल्टरनेटिव फ्यूल सोर्स है। ठीक है, उसके साथ साथ क्या है कि ग्लोबल ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अपने कुछ चैलेंजेस हैं, उनको देख लेते हैं। क्या चैलेंजेस है, एक तो भाई वोलेटिलिटी इन क्रूड ऑयल प्राइसेस। कभी पेट्रोल का दाम ऊपर जा रहा है, डीजल का दाम ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। ठीक है, तो ये एक समस्या हो जाती है उस सेक्टर के लिए। दूसरा जो है भाई, ये तो पता ही है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, अब नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है तो धीरे धीरे कम ही होगा, कम होगा तो प्राइसेस और बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे भविष्य में। तीसरी बात हो गई स्ट्रिंजेंट इन्वायरमेंट रेगुलेशंस है। कभी आ जाता है इतने साल पुरानी डीजल की गाड़ियां नहीं चलेंगी, कभी ये हो जाता है, कभी हो, तो ये भी ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के लिए एक समस्या की बात है। अब ये समस्याएं कैसे एड्रेस हो सकती हैं, ये समस्याएं एड्रेस हो सकती हैं अल्टरनेटिव फ्यूल, जो वहां की ज्योग्राफी, किसी भी कंट्री की ज्योग्राफी में जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल है उसी से ये एड्रेस की जा सकती हैं। इथेनॉल को सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव माना जाता है। ठीक है, ये बेटर क्वालिटी का जो है, इसका ऑक्टेन नंबर भी हाई होता है, एनवायरमेंटल बेनिफिट्स भी हैं। तो समझ गए आप बात, इथेनॉल की ब्लेंडिंग क्यों चाहिए, एनवायरमेंटल ब्लेंडिंग नंबर वन। ठीक है, नंबर टू, हायर ऑक्टेन नंबर भी होता है इसका। नंबर थ्री, फॉसिल फ्यूल डिप्लीट कर रहे हैं, बाकी जो है क्रूड ऑयल के प्राइस भी वोलेटाइल हो रहे हैं, स्ट्रिंजेंट एनवायरमेंट रेगुलेशंस हैं, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक, अब इस स्लाइड में हमने एड्रेस किया इशू को मॉनेटरी मॉनेटरी टर्म्स में कि भाई क्यों इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अब नीति आयोग का एक डेटा है कि इंडिया ने 2021 में जो है 185 मीट्रिक टन जो है क्रूड ऑयल पेट्रोलियम इंपोर्ट किया। ठीक है, जिसकी कीमत थी 55 बिलियन यूएस डॉलर। राइट, और सक्सेसफुल अगर इथेनॉल ब्लेंडिंग अगर प्रोग्राम चल जाता है, हो जाती है, तो हम लगभग 4 बिलियन जो है वो पर ईयर बचा सकते हैं। 4 बिलियन यूएस डॉलर, जो कि रफली बनता है जाके 30,000 करोड़ रुपए। राइट, तो अच्छी खासी जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट और आपका जो है करंट अकाउंट डेफिसिट, इन सब में अच्छा खासा जो है बल मिलेगा। राइट, अच्छा, इसके अलावा फिर वही बातें आ गई कि भाई जो है पॉल्यूटिंग लेस पॉल्यूटिंग है, इक्विवेलेंट इफिशिएंसी है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे करंट स्टेटस की बात करेंगे हम, इथेनॉल ब्लेंडिंग का करंट स्टेटस क्या है। तो नंबर 1 पे सबसे पहले हम बात करेंगे, सारा का सारा ये गवर्न होता है नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल 2018, ठीक है। ये पॉलिसी क्या कहती है कि सन 2030 तक, 2030 तक E20 यानी कि 20% इथेनॉल जो है मिल जाना चाहिए हर पेट्रोल के आउटलेट पे, हर पेट्रोल पंप पे, ठीक है। जितने भी रिटेल आउटलेट्स हैं उनमें क्या है, पेट्रोल की ब्लेंडिंग हो जानी चाहिए 2030 तक, ठीक है। सारा का सारा यहाँ से गवर्न हो रहा है। उसके बाद सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो कह रहे हैं कि भाई अभी E10 यानी कि 10% ही ब्लेंडिंग हो पा रही है, और उसमें से भी अगली बात ये कह रहे हैं कि 50% ही आउटलेट ऐसे हैं जहां पे 10% ही ब्लेंडिंग हो पा रही है सिर्फ, बाकी हर जगह अनब्लेंडेड बिक रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी चैलेंजेस भी अभी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल क्या है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत कम है, बस ये अभी जान लेते हैं, ठीक है। अभी आगे की स्लाइड में चैलेंजेस की बात करेंगे हम, और वे फॉरवर्ड की बात करेंगे। अब देखिए चैलेंजेस क्या क्या है। नंबर 1 पे तो है प्रोडक्शन बहुत कम है, ठीक है। 50% जितनी रिक्वायरमेंट है उसका 50% ही हमारे यहाँ प्रोड्यूस हो रहा है अभी, तो एक तो ये प्रोडक्शन उसका बूस्टअप करना पड़ेगा, ठीक है। ये आ जाएगा कहाँ पे, वे फॉरवर्ड में ये वाली बात आ जाएगी कि ठीक है, अभी देखेंगे हम लोग प्रोडक्शन कम है। दूसरा, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया था कि ताकि इथेनॉल लेके जो भी व्हीकल जाते हैं उनको पूरी कंट्री में इंटर स्टेट में कोई दिक्कत ना हो, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट को जो है अमेंड किया था। पर उस अमेंडमेंट को स्टेट्स ने अडॉप्ट ही नहीं किया, 15 से 18 स्टेट्स ने केवल अडॉप्ट किया है। तो एक तो ये चैलेंज हो गया भाई, ठीक है। तीसरी बात ये है कि हर स्टेट में अवेलेबल नहीं है, तो लाने ले जाने में अगर उसमें कॉस्ट जो उसकी ऐड होगी, फिर उसके बाद इसका फायदा क्या हुआ इसको वो करने का, सिवाय एनवायरमेंटल बेनिफिट के अलावा, ठीक है। चौथी बात है इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज, हर रिटेल आउटलेट पे सेपरेट अंडरग्राउंड टैंक बनाना पड़ेगा, सेपरेट जो इसका पाइप पाइप सब डालने पड़ेंगे, तो ये वो लोग इतने विलिंगनेस होंगे कि नहीं करने के लिए, ये भी एक चैलेंज है। और पांचवा जो है व्हीकल मैन्युफैक्चरर के लिए चैलेंज है कि भाई अभी तो जो है 20% की बात हो रही है, फिर 30, फिर 80, और वो जो है उनको उनके लिए जो है उस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना, उसके हिसाब से गाड़ियां बनानी पड़ेंगी। तो उनके लिए बस ये वे फॉरवर्ड में हम लोग ये लिख देंगे कि भाई उनके लिए एडवाइस ये है कि वो फ्यूचर रेडी व्हीकल्स रखें अपने पास, ठीक है। क्या रखें, फ्यूचर रेडी व्हीकल्स, ठीक है। अच्छा, वे फॉरवर्ड देखते हैं और सजेशन देखते हैं कि 20% की ब्लेंडिंग को लेके क्या क्या वे फॉरवर्ड हम लोग दे सकते हैं। तो नंबर 1 पे यही है कि अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, यूनिवर्सल बात। दूसरी बात ये हो गई कि यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी इथेनॉल की बनानी पड़ेगी, ठीक है। तीसरी बात, इथेनॉल प्रोडक्शन जो प्लांट हैं वो रेड कैटेगरी में आते हैं, यानी कि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस जो है उनको आसानी से नहीं मिलती, ठीक है। तो इनको जो है रेड कैटेगरी से हटाना पड़ेगा, ताकि इथेनॉल की जो प्रोडक्शन की जो प्लांट्स हैं वो इजीली लग पाए, ठीक है। ये वाली बात हो गई। तो रेड कैटेगरी में आता है, ये चीज याद रखिएगा, वे फॉरवर्ड में आप ये बात लिखेंगे, अच्छा लगेगा। उसके बाद जो है प्रोडक्शन बढ़ाना है, और जो है यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी बनानी है, और टू इंश्योर प्रिडिक्टेबिलिटी एंड टू इनकरेज इन्वेस्टमेंट बाय एंटरप्रेन्योर्स द गवर्नमेंट हैज टू डिसाइड अ फ्लोर प्राइस ऑफ इथेनॉल फॉर 5 years। अब भाई कल को मान लो इथेनॉल का प्राइस बढ़ गया, तो इस इंडस्ट्री में लोग जंप नहीं करेंगे, तो उनको इनवाइट करना है कि भाई आप कूदो, इसमें कूदो, 5 साल तक पैसा नहीं बढ़ेगा। तो जो है इस तरह का जो है फ्लोर प्राइस जिसको हम बोले, वो अगर गवर्नमेंट डिक्लेयर कर देती है तो ये भी एक अच्छा बूस्टअप होगा, ठीक है। और बाकी मैन्युफैक्चरर्स के लिए तो एडवाइस है ही कि भाई जो है फ्यूचर रेडी व्हीकल्स रखिए, ठीक है। तो क्या क्या बात होगी, जो है सजेशंस में प्रोडक्शन कैपेसिटी की बात हो गई, और यूनिफॉर्म अवेलेबिलिटी की बात हो गई, रेड कैटेगरी से निकाल के रखना है, इसको बाहर लेके जाना है ताकि इन्वायरमेंटल क्लियरेंस इसको जल्दी से मिल जाए। और चौथी बात यही है कि एक फ्लोर प्राइस अगर डिक्लेयर हो जाता है तो भाई लोग जो है आसानी से इन्वेस्टमेंट करेंगे इसमें, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, और अगर आपको पसंद आया हो ये एक्सप्लेनेशन और सिंप्लीफिकेशन तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आगे और ऐसे ही टॉपिक्स को उठाते रहेंगे और सिंप्लीफाई करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।